गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने आ रहे कारक कारक का पांचवा वेद। चार वेद हमने पहले अच्छी तरह उदाहरण सहित हमने पूरे कर लिए थे। एक बार वापस उनका रिवाइज करते हैं अपन। जैसे देखो, कारक कारक अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक। कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और उसी विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। और कारकों के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां है संबोधन। तो आज हम पढ़ेंगे जो पांचवा जो कारक है, अपदान कारक। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी क्लासें हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे हैं और आसानी से पढ़ते जाओ, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चले जाओ। तो साथ साथ आपको याद भी होता रहेगा और रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे। देखिए, अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। क्या होता है? पृथक होना या अलग होना। जैसे परिभाषा से देखो इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने का भाव, वहाँ अपादान कारक होता है। तो एक सीधी सी बात है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना और तुलना करने का जो भाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अर्थात सीधी सी बात है, जब जहाँ अलग होने का भाव या फिर दोनों में तुलना की जाए, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। अब जो से का प्रयोग हो ना, ये किसके भाव में? अलग होने के योग में होगा। किसमें? अलग होने के योग में। भाई, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। भाई, ये पेड़ है, अब इससे पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है कि पेड़ से क्या कर रहा है? पत्ता गिर रहा है, अर्थात पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई। पहले हाथ में गेंद थी और जैसे गेंद को हम फेंका हमने, तो गेंद दूर जा गिरी। तो हाथ से अलग हो रही है क्या? गेंद जो बॉल है वो हाथ से क्या हो रही है? अलग हो रही है। विजय शाला से घर आया। शाला यानी विद्यालय से। ये विजय की विद्यालय है, ये विजय का घर है। तो विद्यालय से क्या आ रहा है? वो घर आ रहा है। तो विद्यालय से क्या हो गया? पृथक हो गया। और कहाँ को पहुँच गया? घर को आया है। नदी पहाड़ से निकलती है। जिसको ये पहाड़ है, पहाड़ से क्या निकल रही है? नदी। तो नदी पहाड़ से क्या हो रही है? पृथक हो रही है, अलग हो रही है। और निकलकर कहाँ आ रही है? भाई, पहाड़ से नदी निकलकर मैदानों की तरफ आ रही है या मैदानों में आ रही है। तो पहाड़ से क्या हो गई? नदी पृथक हो गई। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। या फिर दो के बीच में तुलना का भाव हो, वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। आगे दोस्तों, जैसे अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। भाई, एक तो तुलना और अलग होने के अलावा अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यह मारवाड़ से है, कि जगह बताने के लिए कहाँ से है? मारवाड़ से। पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। विमला गीता से लंबी है। तो इन अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है या प्रयोग में लिए जाते हैं। छठा है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए। कि शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या बतलाए? संबंध बतलाए, वहाँ पर संबंध कारक होता है या वह संबंध कारक कहलाता है। कि सीधी सी बात है कि जहाँ पर शब्द का वह रूप
जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बतलाए वहाँ संबंध कारक होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति है काके की, रा रे री, नाने नी, इसकी विभक्ति है किसकी? संबंध कारक। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो काके की, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो ये क्या कर रहा है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में क्या बता रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है कि अजय की पुस्तक क्या हो गई? गुम हो गई। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। विजय का भाई है, कि जैसे विजय की बहन है, रमेश सुरेश का बेटा है, रमेश सुरेश का भाई है। तो ये एक दूसरे से क्या बता रहे हैं? संबंध, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। जहाँ पर संबंध स्थापित हो वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसके अलावा अवस्था के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। तो जहाँ पर अवस्था के बारे में बताया जाए, अवस्था के रूप में भी संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कोटि या धातु के रूप में भी, जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, कि सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर काके की, रारेरी, नानेनी जिनमें से जो भी दिखे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भी संबंध कारक ही आएगा, कि जहाँ पर वो इसके साथ ही ये भी रहे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में क्या हो? संबंध स्थापित हो। आगे, मैंने एक कांसे की टोकरी खरीदी है, मैंने एक कांसे क्या खरीदी है? टोकरी खरीदी है। मेरी साड़ी सिल्क की है, मेरी साड़ी किसकी है? सिल्क की है। तो सीधी सी बात है, जो शब्द हमको दिख जाएंगे काके की, रारेरी और नानेनी, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। अगला कारक है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, कि वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, कि क्रिया का आधार क्या है, का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है, या उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कि सीधी सी बात है कि क्रिया का आधार क्या है, उसी आधार पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अब अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वह में और पर, में पर। तो में एवं पर में दो विभक्ति है इसकी, में और पर। तो में का अर्थ होता है अंदर या भीतर। क्या होता है? अंदर या भीतर। में का अर्थ क्या होता है? अंदर या भीतर। और पर का अर्थ होता है ऊपर। पर का अर्थ होता है ऊपर। भाई विभक्ति चिन्ह इसके अधिगण में पे पर। तो में का अर्थ होता है अंदर या भीतर और पर का अर्थ होता है ऊपर। जैसे देखिए, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। तो मंदिर में का मतलब मंदिर के अंदर या फिर भीतर। मंदिर के अंदर या भीतर क्या है? कई मूर्तियां हैं। उस कप में चाय, उस कप में चाय। तो क्या बना? आधार है कि उस कप में क्या है? चाय, यानी कप के अंदर। कप है, कप के अंदर जो चाय भरी जाती है, तो कप में चाय है। मेरे पर्स में पेशेवर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पर्स में यानी पर्स के अंदर, ना कि बाहर। तो में का जो प्रयोग होता है इसमें, वो किसके लिए होता है? अंदर या भीतर के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे अगला है, टायर में हवा कम है। टायर में हवा कम है। इसके साथ ही बगीचे में छायादार पेड़ है। तो बगीचे में और टायर में। तो टायर में यानी टायर में जब हवा भरी जाती है, तो हवा और टायर के जो होते हैं उसके अंदर भरी जाती है। तो उसमें क्या है? हवा। यानी यहाँ पर भी किसका भाव आ रहा है? अंदर या भीतर का। और बगीचे में क्या है?
छायादार पेड़। तो बगीचे के अंदर जो पेड़ हैं वो कैसे हैं? छायादार पेड़ हैं। तो सीधी सी बात है, मे का जो प्रयोग होगा वो भीतर या अंदर के लिए होगा, और पर का जो प्रयोग होगा वो ऊपर के अर्थ में होगा। और दोस्तों इसी के साथ ही कभी कभी मे का जो प्रयोग है वो बीच या मध्य के रूप में भी होता है। कभी कभी यानी मुश्किल से ऐसे शब्द आते हैं, तो इनमें कभी कभी जो प्रयोग होता है मे का वो किस में होता है? बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, तो बीच में या मध्य में यानी दोनों के मध्य में क्या है? गहरी दोस्ती है। भाई दोनों के मध्य में क्या है? गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान। भाई भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। कि जो भारत की जो संस्कृति है ये संपूर्ण संसार में यानी विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी उनके पूरे देशों के मध्य अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों कभी कभी मे का प्रयोग बीच या मध्य के लिए भी किया जाता है। जैसे पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है, कि जो पीटी उषा है उसका जो नाम है वो किसमें है? श्रेष्ठ धावकों में है। अगला पर का प्रयोग, कि मेज पर पुस्तकें रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। यानी आधार है पेड़, उस आधार के ऊपर कौन बैठी है? चिड़िया बैठी है। यहाँ पर भी आधार क्या है? मेज। ये आधार है, मेज के ऊपर क्या रखी हुई है? पुस्तकें रखी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। कई बच्चे हैं उनमें किसी को एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। जैसे कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। कक्षा में मनीष क्या है? सबसे बुद्धिमान। तो कईयों में से कक्षा में 20 छात्र हैं, 20 छात्रों में से एक क्या श्रेष्ठ छात्र है या बुद्धिमान छात्र है। तो कईयों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला, निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित समय बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात निश्चित समय बताने के लिए, जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगी, तो ये क्या है? इसका निश्चित समय, कि अगर हमें परीक्षा समाप्ति होगी उसी घंटी कब लगेगी? निश्चित 3 बजे लगेगी। देखो जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, तो निश्चित समय बताने के लिए कि परीक्षा समाप्ति कितने बजे होगी? 3 बजे होगी, तो तभी क्या लगेगी? घंटी लगेगी। तो लास्ट घंटी कब लगेगी? 3 बजे। कब? समाप्ति पर। तो यहाँ पर का प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए भी किया जा रहा है। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। ये परीक्षा जब देते हैं तो प्रति आधे घंटे पर घंटी लगाई जाती है। जो कौन सी घंटी होती है? चेतावनी घंटी होती है, कि आधा घंटा पूरा हो गया। तो उसी प्रकार जब निश्चित समय बताने के लिए भाई आधा घंटा पूरा हो गया, तो आधे घंटे पर कौन सी घंटी बजती है? सॉरी, चेतावनी ध्वनि। तो यहाँ पर का प्रयोग भी निश्चित समय बताने के लिए किया जा रहा है। महत्व बताने के लिए, महत्व बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? महत्व बताने के लिए। जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। कदम कदम पर क्या है? पुलिस का पहरा है। तो महत्व बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पर का प्रयोग किया जाता है। अगला 8वां और अंतिम कारक है संबोधन कारक, कि वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए, संज्ञा या किसी का नाम लेकर पुकारा जाए, किसी के बारे में पुकारा जाए, किसी वस्तु के बारे में कहा जाए, तो वो सब क्या है? संज्ञा है। तो जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा उसको संबोधित किया जाए, यानी किसी भी संज्ञा को संबोधित करके उसको बताया जाए या उसको पुकारा जाए, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है या उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। भाई संबोधन में क्या होता है?
पुकारने का, बुलाने का एवं सावधान करने का भाव छिपा हुआ होता है। जैसे इसका चिन्ह है हे ओ अरे, हे ओ अरे। इसका संबोधन कारक का चिन्ह है हे ओ अरे। जैसे हे भगवान ये कैसा जमाना आ गया, हे भगवान ये कैसा जमाना आ गया। हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया। तो यहाँ पर देखो इसमें पुकारने, बुलाने और सावधान करने का भाव इसमें आ रहा है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी आप इधर कैसे, अरे गुरुजी आप इधर कैसे। अगला है अरे बच्चों शोर मत करो, ओ खिलौने वाला, सॉरी ओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। वही ओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। तो दोस्तों पुकारने, बुलाने या किसी को सावधान करने का जब भाव होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक की पहचान होती है वहां पर ये विस्मयवर्धक चिन्ह हमेशा लगा हुआ होता है, ये चिन्ह हमेशा लगा हुआ होता है। आगे ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, कि ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो दोस्तों अच्छी तरह क्लास को पूरी देखें और आसानी से समझें और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि बाद में क्लास देखने की आवश्यकता ना पड़े और अपने नोट्स पढ़कर ही आसानी से आप समझ सको। और इन टॉपिकों के बाद आज कल या परसों में हम इसकी सभी की ऑब्जेक्टिव क्लास एक साथ देंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण और ये कारक सभी के क्वेश्चन बीच में उसमें सभी में समाहित होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।